तो फिर डॉक्टर ने फिर भी इल्जाम लगा दिया कि आपके परदादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि असली बात यह है वो डॉक्टर खुद रिस्पॉन्सिबल है जिसने बच्चे को वैक्सीन लगाया, बार बार लगाया, एक हेल्दी पैदा हुआ वैक्सीन बच्चा। आप देखेंगे मिलेंगे ऐसे 3 बच्चों से आज, और वो धीरे धीरे वो सुस्त पड़ता चला गया, उसके हाथ पैर काम करने बंद हो गए और धीरे धीरे वो पेशेंट हो गए। ये होता क्या है समझना पड़ेगा। ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म के बच्चे कैसे पहचानेंगे? ऑटिज्म का मतलब होता है एक 10 साल का बच्चा लेकिन उसका दिमाग 2 साल का है, उसके अंदर का जो ब्रेन है वो 2 साल का हो और बच्चा 10 साल का हो तो ऑटिज्म है। अब 2 साल का बच्चा क्या करेगा? दिमाग वाला वो खुद से ब्रश नहीं कर सकता, खुद से कपड़े नहीं पहन सकता, खुद से ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, वो अपने में खोया रहता है। यानी कि बच्चे की शरीर बड़ा होता चला गया लेकिन उसका दिमाग 2 साल में ही टिक गया। ये है ऑटिज्म, राइट। तो ऑटिज्म मतलब कि बच्चे का बॉडी ग्रो कर रहा है बाकी बच्चों की तरह सामान्य तरीके से, लेकिन उसका ब्रेन ग्रो करना रुक गया है। 1 साल के बाद ही रुक गया है, यानी कि वो बोलना सीखा नहीं तो 10 साल का हो गया लेकिन बोलना भी नहीं आ रहा उसको, क्योंकि ब्रेन तो 1 ही साल का है ना उसका, राइट। अगर 2 साल में रुक गया तो थोड़ा बहुत बोल पाता, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन कपड़े वगैरह पहनना वगैरह सीखा नहीं उसने, ब्रश करना सीखा नहीं। 2 साल के अंदर ही उसका ग्रोथ रुक गई, दिमाग का ग्रोथ, इसे कहते हैं ऑटिज्म। अब आसान भाषा में समझते हैं ADHD क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। ये भी वैक्सीन नहीं देना है, वैक्सीन बच्चों में जो लगाए जाने वाली वैक्सीन है, सारे सबूत इस किताब में है, ये आप आज रिलीज करेंगे, आप सब लीजिएगा। ADHD सिंपल भाषा में एक बच्चे की बॉडी है लेकिन उसके अंदर बंदर की आत्मा है। जरा सोच के देखिए, हम सब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ एक बंदर आ जाए, यहाँ बंदर बिठा दिया जाए तो क्या होगा? आप बोलेंगे कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल उठा के फेंक सकता है वो, आपका चश्मा उठा के निकाल सकता है वो, इस सारे माइक को उड़ा के फेंक सकता है वो, इस चेयर के ऊपर या इस डैश के ऊपर वो जंप कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो पंखे में लटक सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो एक बंदर कर सकता है वो एक बच्चा करता है 10 साल का। कहीं भी चढ़ सकता है, वॉल के ऊपर चढ़ सकता है, सारा कुछ कर सकता है, जस्ट लाइक ए मंकी। अनप्रेडिक्टेबल, इसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। तीसरी तरह की बीमारी है दैट्स कॉल्ड सेरेब्रल पाल्सी, और ऐसे बच्चे से भी आप मिलाएंगे आपको। सेरेब्रल पाल्सी क्या है समझने के लिए होता जो है वो तो क्लियर है, अभी डॉक्टर नमिता और क्लियर करते हैं। सारे सबका जो खेल की शुरुआत होती है वैक्सीन, हर बच्चे को यही बीमारी नहीं होगी, किसी बच्चे को कुछ, किसी बच्चे को कुछ होगी बीमारी, लेकिन हर बच्चे को कुछ ना कुछ होता ही है इतने सारे वैक्सीन लगाने के बाद। आप गौर से देखेंगे, अपने घर के बाहर देखिए, स्कूल में जाके देखिए, किसी भी स्कूल में चले जाइए, आप खोलिए, हर तीसरे बच्चे को चश्मा पहना हुआ नजर आएगा, हर दूसरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा, हर चौथे बच्चे को इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भयंकर तरह से दिखेगा, हर 10 में से एक बच्चे को ADHD यानी कि बंदर वाला जो बीमारी मैंने बताई वो दिखेगी, हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म मतलब बच्चे की ग्रोथ 10 साल की लेकिन उसका दिमाग 2 साल का वो दिखेगा, हर 500 में से एक बच्चे को दिखेगा दैट इज सेरेब्रल पाल्सी, जिसकी बात हम कर रहे हैं। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब होता है कि एक अच्छे से सुंदर से नाजुक से ब्रेन को, एक अच्छे दिमाग को एक खराब बॉडी में कैद कर देना। बॉडी एक पिंजरा बन गई है जिसमें एक अच्छा सा ब्रेन है, ब्रेन तो ठीक है लेकिन बॉडी एक पिंजरा है। जिस तरह से मान लो आपको कोई पिंजरे में बांध दे तो आप क्या कर पाएंगे? आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि आप बाहर निकल जाएं, आप चाहते हैं कि आप खाना खा लें, आप चाहते हैं कि कहीं चले जाएं, लेकिन वो पिंजरा आपको कैद करके रख रहा है। आपका दिमाग जो भी चाहता है वो कर नहीं पाते बिकॉज पिंजरे में आप कैद हैं। सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं वो अपने बॉडी के पिंजरे में कैद होते हैं। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब कि ब्रेन उसका अच्छा है, उतना ही अच्छा जितना किसी और बच्चे का है, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही है। जैसे आपका बॉडी साथ दे रही है, आप अपने बॉडी को बोलते हैं गर्दन को सीधे रखो, गर्दन को सीधे रख रही ना बॉडी, लेकिन वो बच्चे का ब्रेन बोलेगा गर्दन सीधे रखो, वो ऐसे ही रहेगा। उस बच्चे का ब्रेन बोलेगा आप हाथ को ऊपर उठाओ, वो नहीं उठेगा। उस बच्चे का बॉडी बोलेगा मुझे खाना खाना है, मुंह तक हाथ पहुंचाओ, तो खाना भी मुंह तक लाना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि ब्रेन बोलेगा जीभ को या दांत को भी चबाओ भी नहीं सकता, फिर पाइप से देना पड़ेगा। मतलब कि ब्रेन बिल्कुल ठीक है लेकिन बॉडी में कैद है, एक ऐसा बॉडी जो पिंजरे की तरह है, इसे बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। तो आप समझ रहे कितनी भयंकर बीमारी है, वो भी शुरुआत में, और वो भी इसलिए नहीं कि वो बीमार पैदा हुआ था, वो बीमार पैदा नहीं हुआ था, उसे बीमार बनाया गया। यही पे आता है मेडिकल सुपरस्टिशन, मतलब पेरेंट्स की सोच। जाहिर सी बात है पेरेंट्स को
जिस तरह से एजुकेट किया गया है कि बच्चा पैदा हो गया तो वैक्सीन लगाना पड़ेगा, 30 हो, 40 हो, 50 हो। यूएस में तो 70 वैक्सीन लगते थे जनवरी महीने तक। और तब तक ये पता चल गया अधिकतर लोगों को कि वैक्सीन की वजह से वहाँ तो हालत और खराब हो। वहाँ हर तीसरे बच्चे को ये सारी बीमारियाँ दिखेंगी आज की तारीख में जो पैदा हो रहे हैं। और उन 70 में से 60 वैक्सीन को वहाँ पे खत्म कर दिया गया, ये बोल के कि इससे बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। तो जिस देश से पूरी दुनिया में वैक्सीन आया, उस देश में सबसे पहले वैक्सीन को खत्म कर दिया। अपने आप में सबूत है, और बाकी सबूत तो मैंने इस किताब में दे दिए और पढ़ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट इज टोटली प्रिवेंटेबल, एट द सेम टाइम इट इज क्यूरेबल टू द ग्रेट एक्सटेंट। ये प्रिवेंटेबल भी है और ठीक भी हो सकता है। प्रिवेंटेबल कैसे होगा कि हो ही ना कि बच्चों को वैक्सीन लगाओ ना। अब सवाल आपके फिर आएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो पोलियो हो गया तो क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो क्या होगा? क्या आपको पता है कि वो होगा? कैसे पता कि नहीं लगाने से बचेगा, नहीं लगाने से हो जाएगा? क्या सबूत है? सारे सबूत मैंने दे दिए हैं इसी किताब में, जिसका विमोचन आज करेंगे। और आप देखेंगे आज भी हमारे दुनिया में, इसी दुनिया में आज भी 10% ऐसे बच्चे हैं पूरी दुनिया में, 10% लोग जिन्होंने कभी कोई वैक्सीन नहीं लगाई आज भी। और ये देखा गया कि उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है, उनमें बीमारियां कम होती हैं, वो ज़्यादा लाइफ स्पैन होते हुए हेल्दी एनर्जेटिक होते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा चलता है। ऐसे कई सारे ऑब्जर्वेशन स्टडीज हुए हैं पूरी दुनिया में। और जब भी कंपैरेटिव स्टडी हुआ है बिटवीन द पीपल दोज हु हैव टेकन द वैक्सीन इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कभी जिंदगी में वैक्सीन नहीं लगाई, उनमें पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, ये सारी बीमारियां कम होती हैं या ना, ऑटिज्म ये सब होती ही नहीं है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में नहीं होते हैं। ये देखा गया, ये सारे सबूत मैंने इस किताब में दिए, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो प्रिवेंटेबल तो है, अगर आप एलोपैथी से बच जाएंगे तो ये बीमारी नहीं होगी, वैक्सीन से बचेंगे तो बीमारी नहीं होगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि हर एक को ऑटिज्म हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ हर बच्चे को कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, क्योंकि आज आप बाहर निकल के देखिए हर बच्चे में आपको कुछ ना कुछ बीमारी मिलेगी और भयंकर रूप से बच्चे बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो हमें इसको रोकना है, जो कि आज का मुख्य टॉपिक है। और ऐसे में सबसे पहले आई ओपनर, आपकी आंखें खुल जाए। तो मैं आपकी आंखें बोल रहा हूँ, मैं उन सबको भी बोल रहा हूँ जो लोग अभी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, राइट। तो उसके लिए पहला उदाहरण, अभी आप मिलने जा रहे हैं यशस्वी ओसवाल से, 5 साल 10 महीने की है, और 4 फरवरी को हमसे मिली थी, उनके पेरेंट्स मिले थे ऑनलाइन। फिजिकली तो मैं अभी मिलूंगा, अभी जस्ट मैं जब ऊपर आ रहा था तब मैंने बच्चे को देखा, वो भी सीधे चल के आ रही थी, साथ साथ ही मेरे में। लेकिन तब बच्चे का चलना, या इसे कहते हैं डिसकनेक्टिव बिहेवियर मतलब बॉडी साथ नहीं दे रही है। बच्चे का दिमाग बोलता चलो, बॉडी बोलता चलना ही नहीं है, ठीक है ना, बॉडी साथ नहीं दे रही है। तब बोलने में दिक्कत, समझने में दिक्कत, खड़े होने में, बैठने में दिक्कत, आई कांटेक्ट नहीं करना, क्योंकि बच्चा जैसे ही पैदा होता है आई कांटेक्ट करता है, वो बच्चा भी करता था शुरू में, राइट। वेलकम, जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो बच्चा आपके सामने आ चुके, अपने पैरों पे चल के यहाँ तक पहुँचे हैं। कहाँ से आए? कोटद्वार, उत्तराखंड से। आप सबसे मिलने के लिए, आपकी आंखों को खोलने के लिए ये बच्चा यहाँ पे है। और लेकिन पहले की कंडीशन ये थी, अब बच्चा आपके सामने चल पा रहा है, राइट, जो कि पहले 4 फरवरी से पहले चलना मुश्किल था, राइट, चलना पॉसिबल नहीं था एक तरह से। और लेकिन ये हुआ कैसे, ये बच्चे को ठीक कैसे हुए, मिले तो हमसे आज ठीक करने के लिए 4 फरवरी को डॉक्टर नमिता के सुपरविजन में ऑनलाइन बच्चे के पेरेंट्स यहाँ पे हैं, और बच्चे के पेरेंट्स ने ये प्रोटोकॉल बच्चे को दिया, नीम थेरेपी दिया, रात का खाना 8 बजे से पहले फिनिश किया, प्रोबायोटिक ड्रिंक भी दिया, कोकोनट इंटेक रोज दिया, सनलाइट खूब दिया, डीआईपी लाइट में बच्चे को रखा, 0 वोल्ट थेरेपी घास में मिट्टी में बच्चे को काफी समय तक रखा। और ये लगभग 100% किया। और करने के बाद जो नतीजा आया कि स्पीच में 60% इम्प्रूवमेंट, ये 15 दिन का इम्प्रूवमेंट, अभी इम्प्रूवमेंट है, उसके बाद काफी दिन और हो गए, वो देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग में 75% इम्प्रूवमेंट, बॉडी के बैलेंस 90%, आई कॉन्टैक्ट 16%, ये सारे 15 दिन के इम्प्रूवमेंट है। लेकिन उसके बाद की जर्नी क्या थी और उससे पहले की जर्नी क्या थी, जब बच्चा पैदा हुआ था, और बच्चे के पैदा होने से पहले की जर्नी क्या थी, उसके लिए डॉक्टर नमिता जिनके सुपरविजन में ये बच्चा था,
उनको मैं माइक देता हूँ, आगे कहानी एक आस जितने सारे पेरेंट्स जिनके बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी है उसमें उनमें आ जाना चाहिए कि बच्चे की जो भी परिस्थिति अभी है उससे बच्चा ठीक हो सकता है, घर बैठे ठीक हो सकता है, मुफ्त में ठीक हो सकता है। और अभी तक पिछले एक साल में करीब 6000 बच्चे हैं और न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर जिनको हमने ठीक किया है, लेकिन हमारे देश में करीब 3 से 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं। तो ऐसे सारे बच्चों को ठीक करना हम दो या हमारी छोटी सी टीम से पॉसिबल नहीं है। तो इस लाइव के थ्रू मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि आप भी हमारी तरह कैन एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसके लिए हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स है, सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग। यहाँ पे wishloop.com/academy में जाके आप फॉर्म भरेंगे तो इस कोर्स का हिस्सा बन जाएंगे और इस कोर्स को करने के बाद जो बातें हम पेरेंट्स को बता रहे हैं वही बातें आप पेरेंट्स को सिखा सकते हैं। और हर शहर में मुझे लगता है कि इस तरह के एक्सपर्ट्स होने चाहिए ताकि जो भी बच्चा जहाँ कहीं भी है उसी शहर में आराम से ठीक हो जाए। आपसे तो अगर हम पहली बार आज मिले है ना, ऑनलाइन ही हो गया तो आप समझ रहे होंगे कि आसान होगा, बहुत मुश्किल होता तो कर ही नहीं पाते आप। करने की डिटर्मिनेशन को थी, आफ्टर ऑल बच्चा इनका है तो हम सब एज ए पेरेंट अपने बच्चे के कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें विश्वास होना चाहिए। और विश्वास आपको हो इसलिए उत्तराखंड से चल के सिर्फ सारी पेरेंट्स के दिमाग में विश्वास जगाने के लिए आप यहाँ पे आए। आपका बच्चा तो ठीक हो गया, फिर भी यहाँ क्यों आए? ताकि आपके माध्यम से एक मैसेज लोगों तक पहुंचे कि ये पॉसिबल है, ठीक पहले तो प्रिवेंटेबल है और अगर हो ही गया तो ये क्योरेबल भी है। और आप देख रहे हैं बच्चा कोई इस तरह के स्पेशल जूते पहने नहीं है जैसे पोलियो वगैरह में पहले पहना जाता था, अगर आपने देखा होगा आज से 30 साल पहले। और बच्चा चल पा रहा है, दौड़ पा रहा है और सीढ़ियाँ भी चल के आया था जैसे कि कोई भी और बच्चा आता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सबूत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी लोग जो सुन रहे हैं ये मैसेज आप उन पेरेंट्स तक जरूर पहुँचाएं जिन पेरेंट्स को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कैन प्रोटोकॉल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आप यहाँ तक आए और आपने इतनी हिम्मत की, इसके लिए धन्यवाद। और आपके लिए छोटा सा मोमेंटो टोकन धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए और आके अपनी कहानी बताने के लिए। थैंक यू। रहते हुए अपने घर के सामान से ही जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जिसका एक उदाहरण हमने पेश किया। अब इसी कड़ी में दूसरा उदाहरण पेश करते हैं। ये आपने देखा, इसे कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी। अभी वो रूप देखा जब बच्चा ठीक हो गया है, जबकि वीडियो में वो रूप देखा जब बच्चा ठीक नहीं हुआ था, यानी कि उसके पैर भी वो चलने के लिए सहारे की जरूरत है, वो स्पेशल शूज की जरूरत है तब वो चल पाता था। अब अगला उदाहरण हम ले रहे हैं इसी कड़ी में। ये कुरान है, 30 साल का है फिलहाल। अभी 22 दिसंबर 2026 में कैन प्रोटोकॉल, कैन का मतलब है क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, हमारा ग्रुप ज्वाइन किया था। तब स्पीच डिले था, पुअर आई कॉन्टैक्ट था, हाइपर एक्टिव था। हाइपर एक्टिव से समझ गए ना, वो बंदर वाली कहानी कि बॉडी तो बच्चे का है लेकिन आत्मा बंदर की है। ऐसे पुअर सोशल इंटरेक्शन था, डू नॉट फॉलो द कमांड्स, पुअर अंडरस्टैंडिंग, ये तो तब थी। और उसके बाद जब कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद स्पीच में 60% इंप्रूवमेंट, आई कॉन्टैक्ट में 60% इंप्रूवमेंट, हाइपर एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट, इन सारे में काफी इंप्रूवमेंट आ गया कुछ दिनों में। और उस बच्चे ने भी, उसके पेरेंट्स ने भी लगभग यही प्रोटोकॉल फॉलो किया। आप देखेंगे DIP डाइट 80% फॉलो कर पाए और नीम थेरेपी 80% फॉलो कर पाए, प्रोबायोटिक ड्रिंक लगभग रोज ही फॉलो कर पाए। तो 100% ना भी फॉलो करने के बाद भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ। और ये बच्चा हमारे पास है यहाँ पे कि जो सारा ट्रीटमेंट बता रहे हैं वो तो गांव में होता ही था, ताकि हम गांव से उठ के शहरों में आए। तो ये तब से अपने बच्चे को गांव लेके चले गए और इनके बच्चे की भी स्पीच वापस आ गई है। 90% कितना, अभी खुद ही बताएंगे बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट है। नमस्ते। मेरा बेबी बाय बर्थ बिल्कुल नॉर्मल था, हेल्दी था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1.5 साल तक ये बहुत हेल्दी था, बहुत अच्छा था, टाइम से चलना, टाइम से बोलना, मम्मा पापा, इसे मैं कुछ बोलती थी जैसे सोमी और टांग, तो ये टांग भी खाता था, सब कुछ करता था, बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद 1.5 साल का जब ये हुआ
तो इसे एक वैक्सीन लगी जिसमें इसे फीवर आया। फीवर में पैरासीटामोल दिया। उसके थोड़े दिन बाद से इसे कोल्ड कफ कंटिन्यू रहने लगा। तो मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिली। उसने इसे 1 मंथ तक एंटीबायोटिक कंटिन्यू रखा, पर फिर भी ये 100% सही नहीं हुआ। इसे था ही कोल्ड कफ, तो फिर मैंने उसे बंद कर दी। उसके थोड़े दिन के बाद से बच्चे में थोड़े थोड़े सिम्टम्स नज़र आने लगे, जैसे इसने आई कांटेक्ट मिलाना छोड़ दिया। हम इसे कुछ बोलते थे तो ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था, एंड इसकी स्पीच भी चली गई, बोलना बिल्कुल बंद कर दिया, कुछ भी नहीं बोलता था। एंड उसके बाद से हम थोड़े दिन हमें ऐसा लगा कि चलो बहुत छोटा है, अभी 1.5 साल का ही है, कोई नहीं बोलेगा, थोड़े दिन बाद बोलेगा। पर ऐसा करते करते हमें लगभग ये 2 साल का होने वाला था, तब तक सेम था, बिल्कुल आई कांटेक्ट जीरो हो गया, हाइपर रहने लगा, उछल कूद करता था, बैठता नहीं था, ढंग से सोता नहीं था। तो उसके बाद फिर हम एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिले नेपाल में। तो वहाँ पे उसने ADHD सिम्टम्स बताया और बोला कि आप स्पीच थेरेपिस्ट से मिलो। तो फिर हम घर आए और हम लोग सोच ही रहे थे आपस में कि कहाँ मिले, किसको दिखाए। मैं बिहार से हूँ, रहती दिल्ली में हूँ। फिर उसी टाइम पे हमें फेसबुक पे डॉक्टर VRC सर का वीडियो देखने को मिला। तो मैं एक वीडियो देखी, उसके बाद और सारे सर्च करके देखी बहुत सारे, तो मुझे ADHD और ऑटिज्म के बारे में पता चला। फिर उसी टाइम सर ने वो बुक रिलीज़ किया था, ऑटिज्म से आज़ादी। फिर मैं वो बुक बाय करके कैन प्रोटोकॉल में ग्रुप में ऐड हो गई, जिसे नमिता मैम गाइड करती है। सो मैं 22 दिसंबर से कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ। कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के 1 वीक के अंदर ही मुझे अपने बेबी में चेंजेस नज़र आने लगे, जैसे कि इसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो गई, इसका स्लीपिंग अच्छा होने लगा, एंड ये खाना सही से खाने लगा। ऐसा करते करते लगभग 15-20 दिन हुआ, तब तक में हम कैन प्रोटोकॉल को अच्छे से समझे। सर का वीडियो आता था, मैम हमें गाइड करती थी, एंड फिर मैं अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिख रही थी। फिर हम 20 जनवरी को हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हम गांव जाएंगे, क्योंकि कैन प्रोटोकॉल को जो हम समझे, मैम जो हमें समझाई, फिर मैम ने हमें सजेस्ट की कि अगर पॉसिबल हो तो आप लोग गांव जा सकते हो, क्योंकि गांव में बच्चे जल्दी क्योर होते हैं। गांव में वो मिट्टी और चूल्हे का खाना, अपने खेतों का साग सब्जी, सब कुछ खुला वातावरण, सब चीज़ अगर वो मिलेगा। और आपके लिए एक स्पेशल हमारे आज के चीफ गेस्ट दोनों पेरेंट्स ने नींद की बात की। तो एक तरफ दुनिया की सारी दवाइयां और एक तरफ नींद का पेड़, तो नींद का पेड़ भारी पड़ेगा। अभी तक के सबूत, पिछले 5000 साल के सबूत मॉडर्न मेडिसिन के सबूत नहीं करते हैं। तो नीम के पत्ते के छाल से, नीम के पत्ते के पाउडर से, या नीम के छाल के पाउडर से, या नीम के तेल से, इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप जो चाहे दवाई बना सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की हो, BP की हो, या जो अभी बता रहे हैं पूरे तुलसी की हो, हर तरह की दवाई बन सकती है। तो आप में से जो लोग लाइव सुन रहे हैं और जिनके दिमाग में ये है कि नीम कैसे कमाल कर सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा पेड़ है जिसके नीम के पत्ते तोड़ने के लिए, छाल निकालने के लिए वो किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं। भारत में तो हर जगह नीम है, हर घर के 500 मीटर के है। तो इसका जो एक स्पेशल कोर्स है हमारा, दैट इज सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स। आप नीम थेरेपिस्ट बन सकते हैं। ये 1 मंथ ऑनलाइन कोर्स है, और इसके लिए भी विश्वरूप.com/academy जाके फॉर्म भरना होता है, और 1 महीने के अंदर ये कोर्स और साथ में किताब आपको मिलती है। किताब का नाम है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। ये किताब हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये अमेजन में या फिर फ्लिपकार्ट में या हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो ये किताब ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि लाखों रुपए जैसे पेरेंट्स ने भी खर्च किए, आप भी खर्च करते हैं अलग अलग बीमारियों पे। इन पेरेंट्स ने बोला ना केवल वो बच्चा ठीक हुआ, और पेरेंट्स के घुटनों की दर्द, BP की तकलीफ, शुगर की तकलीफ, वो भी ठीक हो गई। तो घर पे आराम से हो सकता है, बस हमें नॉलेज की जरूरत है। नॉलेज के लिए या तो इस तरह के हमारे लाइव देखते रहिए तो आपको नॉलेज आ जाएगा,
या नीम थेरेपी वाला कोर्स कर सकते हैं, और जो कोर्स नहीं करना चाहते वो किताब ले सकते हैं, जो किताब भी नहीं लेना चाहते, मुफ्त में ठीक होना चाहते हैं, तो वो अगले 1 मिनट में जो बोल रहा हूँ वो आप कर लीजिए। अगले 1 मिनट में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपका बॉडी वेट जितना भी है, मान लो आप 70 kg के हैं, उतने ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर, फॉर एवरी 10 kg 1 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर, 50 kg के आदमी के लिए 1 चम्मच 5 ग्राम, सुबह खाली पेट आपको आधे कप गर्म पानी में घोल के पी लेना है। ये है नीम थेरेपी का सबसे बहुमूल्य फॉर्मूला, जो इन बच्चों ने किया। और जिनको लगता है कि नीम कैसे हम खाएंगे, हमने ये देखा है 5-6 हज़ार बच्चों में देखा कि बच्चों को नीम बहुत पसंद है, नीम के लिए कोई बच्चा मना नहीं करता, जबकि हमें लगता है कि नीम बच्चा नहीं खाएगा। आप भी जब खाएंगे 1-2 बार तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, जैसा आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। तो खैर आपने एक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी बच्चा को देखा, हालांकि बच्चा भी सो रहा था, सोने का टाइम हो गया तो अलग बात है, और आपने सेरेब्रल पाल्सी देखा। एक अगले तीसरे और आखिरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, और ये कहानी है काव्यांश की। काव्यांश को अगर देखेंगे 5 साल का बच्चा है, और वो ऑटिज्म एंड ADHD का, स्पीच में दिक्कत, हाइपर एक्टिव, पुअर सोशल इंटरेक्शन, कमांड फॉलो नहीं करना, पुअर अंडरस्टैंडिंग, यही होती है सारी दिक्कतें। बच्चा हमारे साथ में है, और हेलो, ये बच्चा अभी देखें बिल्कुल अच्छा बात कर रहा है, हेलो भी कर रहा है, लेकिन पहले की अगर वीडियो देखें ये पहले की रेडियो मीडिया से हर बच्चा से लगता है कि लगातार ऐसे ही चलता था पहले। जब इसको मार्केट लेके जाते थे तो ऐसे ही रोता था, स्कूटी पे जैसे घर नहीं जाना है, कि मुझे बस बाहर ही घूम रहे हैं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे नहीं घर जाना, ऐसे बोलता था। लेकिन अब जब से मैंने प्रोटोकॉल यूज किया है, इसका फोकस बहुत अच्छा हो गया है। अब जैसे आप दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नॉर्मल की जैसा रहता है। क्या सुनाओगे? देश की मंडलारियो बोलो में सम जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अब देखो, पहले इतना हाइपर एक्टिव था, बंदर की तरह चलता था। हमारी ओम चैंटिंग भी एक प्रोटोकॉल का एक पार्ट है, तो वो रोज ओम चैंटिंग करता है ये। बस बस हम लोग साथ खड़े हो जाओ। बाद आप यहाँ पे आए, खड़े हो जाओ, फिर बोला बात। जब ये 3 साल का था ना, तो ये बिल्कुल ना, जब 3 साल तक ना बिल्कुल भी नहीं बोलता था ये काव्यांश। और तो इसका हमने फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हरिद्वार से। हरिद्वार में हमने इसका 6 महीने ट्रीटमेंट करा, इसमें पंचकर्मा वगैरह देते थे, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमने इसको मतलब 3 महीने करने के बाद इसको हमने होम्योपैथिक की भी दवाई दी, उससे भी से कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पे मुजफ्फरनगर में ही है डॉक्टर, उन्हें दिखाया। वो ऐसी दवाई देते थे कि ये पूरे दिन ही सोता ही रहता था, इसकी आंखें ऐसी रहती जैसे सूली सूली सी, हटे सोना सोना, कुछ नहीं करता था। फिर एक दिन ऐसे ही मैं मतलब सर की वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो उसके बाद फिर मैंने प्रोटोकॉल इसको यूज कर रही हूँ। मैं थक चुकी थी, इसकी हर जगह से कंप्लेंट। स्कूल जाता था तो वहाँ से भी प्रिंसिपल बोलती थी कि आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। वही वाले इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं जो वर्णित है आयुर्वेद के टेक्स्ट में, संस्कृत टेक्स्ट में। तो हमने देखा कोटगल में ये 4 चीजें मिसिंग हैं जो कि होनी चाहिए, और 2 चीजें घुसा दिया है जो नहीं होनी चाहिए। वैद्यनाथ में ये 2 चीज मिसिंग है 57 में से, और इन दोनों की जगह ये 2 चीज डाल दिया है। पतंजलि में ये 3 हर्ब्स मिसिंग है जो उसमें होनी चाहिए, और ये 3 हर्ब अलग से डाल दी जो नहीं होनी चाहिए। डाबर में भी ऐसा ही कुछ है।
तो उससे ये तो हो जाएगा कि उसका कॉस्ट बहुत नीचे आ जाएगा, लेकिन फिर वो महानारायण तेल नहीं कहलाएगा। हमने महानारायण तेल अपने पेशेंट्स के लिए बनाया है, यहीं पे रखा है, ये हमारा बनाया महानारायण तेल है, और हमने अगर इनमें वही चीज डाला है जो एग्जैक्टली बताया है। अब जब इसको यूज करेंगे तो ये इफेक्टिव होगा जैसा आयुर्वेद में हम उम्मीद करते हैं। लेकिन अब जब मैंने सारी चीज डाली है जो होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं डाली जो नहीं होनी चाहिए, तो इसका जो रेट है, कॉस्टिंग है, ये डबल हो जाएगा। अब कोई एक आम आदमी सोचेगा कि इनका तो कोई 1700 का है और ये भी मैं कोटेबल जोड़ूंगा तो 700 रुपए का है, तो वो तो बोलेगा मैं कोटेबल का ले लूंगा, दोनों में तो महानारायण है। लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि इंग्रेडिएंट का लिस्ट जो हमने दिया है, इंग्रेडिएंट लिस्ट जो उन्होंने दिया है, उनमें फर्क है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो आज का जो मेडिकल सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है कि भाई आयुर्वेद ठीक से काम नहीं करता, बहुत धीरे काम करता है या काम ही नहीं करता, उसका दोष आयुर्वेद का नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के नाम पे जो चीज बनी हुई है तो उसको हमें देखने की जरूरत है। अल्टीमेटली दोष इंसान का ही है, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं कि भाई सस्ता कौन सा है। 3 मिनट्स में एलोपैथी में पैरासिटामोल 1 से 3 घंटा लगाएगा और बुखार उतरेगा भी तो 4 घंटे वापस आ जाएगा। इसमें मोस्ट लाइकली दोबारा वापस आएगा नहीं, आएगा तो एक बार फिर कर लेना। तो ये जो सोच है कि एलोपैथी फास्ट है, ये अपने आप में सुपरस्टिशन है। एक बीमारी वाइज मैं बता सकता हूँ, डायबिटीज का मैंने उदाहरण दिया, जो डायबिटीज की दवाइयाँ सालों से चल रही थी, वो डायबिटीज की दवाइयाँ 7 दिन में खत्म हो सकती, वो भी घर बैठे, वो भी नेचुरोपैथी से या डाइट से, और वो भी आम खा के। तो अभी जो समाज इतना बीमार है उसका मुख्य कारण है ये सुपरस्टिशन, ये अंधविश्वास जो भरा गया है साइंस के नाम पे। इससे हमें बाहर निकलना, जो कि आज का मुख्य मुद्दा है। एक आखिरी जो कि लाइफ एंड डेथ का मामला है, जिसमें आप सबकी रुचि होनी चाहिए। अंत में सभी लोग ये बोलते हैं कि भाई जो कुछ हो जाए, जब कोई इमरजेंसी आती है, कोई हार्ट अटैक आता है, अब तो एलोपैथी में जाना ही पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है, ये दिमाग में भरा हुआ है। लेकिन जो लोग एलोपैथी में जाते हैं हार्ट अटैक में या इमरजेंसी में, क्या उनके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं या बढ़ गए हैं? इस पे कई रिसर्च हुए हैं, और वो रिसर्च मैं आपके सामने अगले 1 मिनट में लाना चाहता हूँ। लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च को आसान शब्दों में समझाने के लिए मैं 2 किरदार का यूज करूंगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इमरजेंसी में एलोपैथी में जाने से हालत और बिगड़ती है या ठीक होती है। ठीक है ना? अब इन्हीं दोनों को उदाहरण लेके बता रहा हूँ कि एलोपैथी में जाएगा कौन? अमीर, गरीब तो जा नहीं पाएगा। तो सॉरी, ये अमीर तो ये है, इसको पकड़ लो यार। तो ये है विजय, जो कि अमीर स्मगलर है, और ये है रवि, जो गरीब इंस्पेक्टर है। दोनों को एक साथ हार्ट अटैक आ जाता है। अब आगे का रास्ता आप बताइए, देखते हैं क्या बोलते हैं दोनों, क्या होता है इनके साथ। अब क्योंकि ये अमीर है, तो आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल है बड़ा, जहाँ पे हार्ट अटैक में लोग जाते ही हैं। ये विजय का घर है, ये विजय की गाड़ी है, और विजय का घर जो है ना, शहर के बीच में, हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में ही है। और ये रवि है, बेचारा बहुत गरीब है, गांव में घर है, बहुत दूर गांव में घर है। इस पर कार नहीं, इस पर ठेला है। एक तो दूर है हॉस्पिटल से, ऊपर से ठेला भी इसके पास, कार तो है ही नहीं। तो ये है रवि। अब दोनों को एक ही साथ हार्ट अटैक आ गया। दोनों के दोनों क्या करेंगे? आप लोग हार्ट अटैक आएगा, सीधे हॉस्पिटल भागेंगे। तो रवि, जिसका घर, ये स्विमिंग पूल भी अगर दूर से दिख रहा हो, जिसका घर हॉस्पिटल से बहुत पास है, उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, इसको हार्ट अटैक आ गया। उसी टाइम पे रवि को भी हार्ट अटैक आ गया, विजय को भी आया, रवि को भी। बेचारा जब इसको हार्ट अटैक आया तो इनके घर वालों ने ठेले में बिठाया, और ठेला ठेलते ठेलते यहाँ तक जा रहे हैं, और रवि को विजय को गाड़ी में बिठाया और फटाक से हॉस्पिटल पहुंच गया। दोनों को एक ही तरह का हार्ट अटैक है। पहुंचा पहले कौन? जाहिर सी बात है विजय, घर भी पास है, गाड़ी भी है, ये बेचारा ठेले पे आ रहा है। अब आप बताइए किसके ज्यादा चांस हैं बचने के? दोनों में से। आपके दिमाग में होगा नॉर्मल परसेप्शन क्या है कि भाई ये पहले हॉस्पिटल पहुंच गया तो इसके बचने के चांस ज्यादा होंगे, बेचारा पहुंच ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही मर जाएगा। तो पूरे दुनिया में रिसर्च हुआ कि जो लोग देर से पहुंचते हैं हॉस्पिटल और जो लोग पहले पहुंच जाते हैं,
कौन ज्यादा बच जाता है, किसके बचने के चांस ज्यादा है, इस सवाल के जवाब के लिए ऑब्जर्वेशन स्टडी में पूरे दुनिया में ऐसे लोगों के आंकड़े लिए गए जो बहुत देर से पहुंच ही नहीं पाए, या फिर ऐसे लोग जो फटाक से पहुंच गए क्योंकि आसपास ही थे। ला देता था और आस्था ये थी कि अगर जल्दी ले गए तो बच जाएगा, जल्दी नहीं लेगा तो मर जाएगा, और उस आस्था से वो चलता था। और आज के जमाने में वही आस्था हॉस्पिटल के लिए बन गया। हॉस्पिटल आस्था पे नहीं चलनी चाहिए, ये तो मेडिकल साइंस पे, साइंस वही है जो साबित तो ये है, सबूत तो ये है। और सिर्फ पहुंच जाता